हम एक अन्य स्थिति की बात करते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में रखी हुई है, ठीक है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वैसी की वैसी स्थिति, प्रकाश की किरण दो लेना है, वस्तु के शीर्ष से लेना है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेना है। तो ये पहली प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले ली। ये कहाँ से गुजरेगी? ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। ये हमारी पहले नंबर की प्रकाश की किरण है। ये पहले नंबर की प्रकाश की किरण गई थी, ये पहले नंबर की प्रकाश, चलिए मैं नंबर नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, ये पहले नंबर की प्रकाश की किरण है, परावर्तित होकर ऐसे निकल गई, मुख्य अक्ष के समांतर ली, टकराकर जो है फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से लें? ना तो हम एफ से ले पा रहे हैं, ना हम सी से ले पा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम आगे सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण हम एफ की दिशा में ही लेते हैं, लेकिन एफ या सी की दिशा में ही लेते हैं। तो सी की दिशा में लेने के लिए हम एक सी से एक लाइन खींचने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा। ये हमारी सी की दिशा में हो गई। ये प्रकाश की किरण हमारी सी की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में हमने आपतित की है। ये टकराकर इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी दूसरे नंबर की प्रकाश की किरण है जो परावर्तित हो गई है। समझ में आ रहा है ना कि हमने दूसरे प्रकाश की किरण, एक स्केल आप रख लीजिए, तो ये बिल्कुल सी के मार्ग में हम यहाँ से ले लेते हैं। जब ये सी के रास्ते से गई हुई है, प्रकाश केंद्र की दिशा में या वक्रता त्रिज्या की दिशा में गई हुई है, तो ये वापस इसी मार्ग से लौटते हुए इस प्रकार से निकल जाएगी। तो ये पहले नंबर की परावर्तित किरण है, ये दूसरे नंबर की परावर्तित किरण है। यहाँ आप खासियत देखेंगे, ये पहले नंबर की परावर्तित किरण और दूसरे नंबर की परावर्तित किरण दोनों यदि आगे बढ़ते जा रही तो कहीं भी मिल नहीं रही है, और इसको हम यदि और आगे बढ़ाएंगे तो ये और फैलती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। तो इसका मतलब ये आगे तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आगे कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि इससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इन दोनों प्रकाश की किरण को जरा थोड़ा 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 पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से मिलती हुई प्रतीत होगी। कोशिश करते हैं, इस किरण को मैं थोड़ा सा ऐसा आगे आगे सीधे बिल्कुल स्केल रख के आप बनाइएगा, बिल्कुल सीधे मैं बढ़ाता हूँ। इस प्रकाश की किरण को मैं थोड़ा सा पीछे सीधे बढ़ाता हूँ, ये यहाँ पर मिल गई, ठीक है। दोनों प्रकाश की किरण हमको यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिली नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होगा, बनेगा नहीं, बनता हुआ प्रतीत होगा। तो जहाँ मिली वहाँ पर हमने टिप बना दिया, इस प्रकार से मुख्य अक्ष से लाइन खींच दी, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना? बना नहीं, बनता हुआ प्रतीत हुआ, इसलिए ये प्रतिबिंब हुआ आभासी, ठीक है। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना नहीं, वो बनता हुआ प्रतीत हुआ है, ओके। और वस्तु की तुलना में सीधा और बड़ा है, ठीक है। ये क्या महत्वपूर्ण बात हुई कि जब भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस से अंदर ध्रुव की तरफ रखी हुई हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई हो, तब प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, मतलब काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, और दर्पण के पीछे बनता है। तो एक स्पेशल स्थिति होती है अवतल दर्पण के सामने, जबकि प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के सामने एक और स्थिति हुई। तो अभी मैंने आपके सामने 3 स्थितियों के बारे में चर्चा करी। जब वस्तु सी के केंद्र के बाहर हो तब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना था। जब मैंने वस्तु सी और एफ के बीच में रखी थी, प्रतिबिंब सी से बाहर बना हुआ था, ठीक है। जब मैंने वस्तु को सी और एफ और पी के मध्य में रखा तो प्रतिबिंब आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना। तो ये 3 स्थितियां हैं। पुस्तक को आप निकालिएगा, पुस्तक में लगभग आपको 6 स्थितियां दे रखी हुई हैं। 6 स्थितियां कौन कौन सी? 3 स्थिति मैंने बताई है, 3 स्थिति वे और ले लेते हैं। एक कौन सी? एक जब वस्तु अनंत पर हो।
तो अनंत पर तो ये कहीं भी बोर्ड के बाहर कहीं भी होगी, ठीक है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब फोकस के बनता है और छोटा सा बिंदु के आकार का बनता है। दूसरी एक और स्थिति जो मैंने छोड़ रखी वो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र के ऊपर रख दें। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जरा किताब देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, उसको देख के देखिएगा कहाँ पर बनता है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब कहाँ बनेगा, ठीक है। हम स्पेसिफाइड बिंदुओं के ऊपर भी रख कर देखते हैं। जब फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल अपोजिट है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। जब वस्तु सी और अनंत के इधर है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, जब वस्तु इन दोनों के बीच में है प्रतिबिंब इस ओर बनेगा, ठीक है। तो ये स्थितियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो इसलिए इनको याद करने में देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये एक स्पेशल स्थिति होती है जब वस्तु फोकस के भी अंदर की तरफ हो, फोकस और दर्पण की तरफ हो, तब प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के लिए एक विशेष स्थिति होती है और इसके से हम दर्पण के उपयोग को भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कुछ स्थितियाँ, ठीक है। इसकी टेबल को ज़रूर आप पुस्तक में देखिएगा, उससे आप लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे रिक्त स्थान बनते हैं, सही विकल्प वाले प्रश्न बनते हैं, जिससे आप आसानी से अपना उत्तर दे सकते हैं। अब मैं एक दर्पण के उपयोग के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूं आपसे और उसके बाद आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त कर लूँगा। तो हमारे दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, तो दर्पण के उपयोग आप याद रखिएगा। पहले हमने चूँकि अभी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीखा, तो अवतल दर्पण में एक विशेष स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनता है। तो इस स्थिति का उपयोग करके अवतल दर्पण का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर थोड़े से बड़े प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। ऐसी कई जगह होती है, किताब में कुछ लिखा हुआ है, कैसे नाई की दुकानों पर भी इस प्रकार के दर्पण उपयोग में लाए जाते हैं कि प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बने। डेंटिस्ट जो दांत का इलाज करते हैं वे भी अपने पास अपने उपकरणों में इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं जहाँ पर प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना हुआ दिखाई देता है आभासी रूप में। तो वहाँ पर हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बात यदि मैं करूं तो पहले एक उत्तल दर्पण के उपयोग के पहले मैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बात कर लेता हूं कि वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। खास बात है, उत्तल दर्पण के सामने हमेशा एक जैसा ही प्रतिबिंब बनता है। तो मैं उत्तल दर्पण को एक बना लेता हूँ। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, कहीं ना कहीं बीच में सेंटर में इसका फोकस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक वस्तु को रखा हुआ है। जब मैं यहाँ पर वस्तु को रखूँगा, थोड़ी सी बड़ी वस्तु बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वस्तु को रखा हुआ है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेता हूँ। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कहाँ से निकलेगी, फोकस की दिशा में इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। ये इसको मैं इस दिशा में ये इस प्रकार से निकल जाएगी। मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ। एक प्रकाश की किरण में वक्रता केंद्र की दिशा में ले लेता हूँ। ये वक्रता केंद्र की ये दिशा में हो गई। ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, तो ये लौटने वाली प्रकाश की किरण हो गई। ये दोनों प्रकाश की किरण फैल रही है, इसलिए आगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आगे नहीं मिलेगी तो इनको हमको पीछे की तरफ ही बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रकाश की किरण ये फोकस की वक्रता केंद्र की दिशा से ली थी, ये प्रकाश की किरण फोकस की दिशा से निकलेगी। ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर इस वस्तु का एक छोटा सा और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही प्रकाश की किरण, इसलिए यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से छोटा होता है। आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा बनता है। इस बात का उपयोग अवतल दर्पण के प्रतिबिंब वहाँ पर बनाने के लिए लिया जाता है जहाँ पर एक बड़े विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब हमें देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब छोटा बनेगा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को वो कवर कर लेता है।
तो आप लोगों ने बस, कार, मोटरसाइकिल गाड़ियों में पीछे का जो है ट्रैफिक देखने के लिए एक रियर व्यू मिरर देखा होगा। पीछे की जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए एक मिरर देखा होगा, एक दर्पण देखा होगा। उस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे बनते हैं, इसलिए वो एक पीछे के ट्रैफिक के एक बड़े एरिया को, एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। बहुत बड़ा एरिया हमको उसमें भले ही छोटे के रूप में लेकिन दिखाई देता है। तो वहाँ पर हमारे इस उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि गाड़ियों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे कुछ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।